फेवरेबल है तो हर एक लीडर अच्छा कर सकता है। तो फेवरेबल या अनफेवरेबल सिचुएशन में लीडर मेंबर रिलेशनशिप्स अगर अच्छा है और टास्क स्ट्रक्चर्ड है तो वो एक पॉजिटिव और स्ट्रांग पोजीशन माना जाता है इसमें लीडरशिप में। ठीक है, तो ये दिस इज ऑल अबाउट फीडलर्स। ये भी हम लोग कर चुके थे कि सेल 1 मोस्ट फेवरेबल है एंड सेल 8 अनफेवरेबल है, और इन दो एक्सट्रीम के बीच में लीडर्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें वो कोई भी ऑप्शन, कोई भी स्टाइल चूज कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिचुएशंस। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग चलेंगे हर्सेज एंड ब्लैंकार्ड सिचुएशनल मॉडल। मुझे लग रहा था ऐसे कि मैंने ये शुरू कर दिया था, लेकिन तुम लोग नो बोलो मैम। नहीं किया था तो इट्स ओके। चलो मैं बताती हूँ, मेरे ख्याल से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ठीक है, हर्सेज एंड ब्लैंकार्ड यस लीडरशिप मैम, स्टाइल को स्टार्ट कर दीजिए लाइफ आप। साइकिल थियोरी क्या बोली भी बोलते हैं। इसको लाइफ साइकिल थियोरी ऑफ लीडरशिप क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें इसका जो दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स माना गया है। अभी ध्यान से सुनना, मैच्योरिटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स, और सबसे पहला तो हो गया इसमें कि मैच्योरिटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करता है, और उसके बाद इसका दूसरा जो इसकी कंटिंजेंसी हम बोल सकते हैं वो है इसका कि क्या विलिंगनेस कितना है, क्या है लीडरशिप स्टाइल क्या है। तो लीडरशिप स्टाइल और सबऑर्डिनेट्स के मैच्योरिटी के बेसिस पर, जो सबऑर्डिनेट्स मैच्योरिटी है वो क्या होता है कि धीरे धीरे टाइम के साथ साथ चेंज होता जाता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में दिया था कि जब जैसे कोई फ्रेशर ज्वाइन करता है तो उससे आप इतना ज्यादा एक्सपीरियंस या जॉब स्किल्स की एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते हो जितना आप उसी बंदे से 3 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद कर सकते हो, क्योंकि वो अब एक ही काम को करता करता काफी एक्सपीरियंस्ड हो गया है और बहुत सारे शॉर्टकट तरीके उसने इजाद कर लिए हैं। तो ये जो मैच्योरिटी वाला जो फैक्टर है, ये मैच्योरिटी फैक्टर कीप ऑन चेंजिंग विद टाइम, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लाइफ साइकिल थ्योरी। क्योंकि जैसे जैसे लाइफ चेंज होता है, आगे बढ़ता है, वैसे वैसे जो मेन कॉन्टिजेंट है इसका, मेन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें हमने कहा कि ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फॉलोअर्स के मैच्योरिटी। और ये मैंने ये भी बताया था कि जो मैच्योरिटी की हम बात करते हैं वो मैच्योरिटी दो तरह की होती है। एक तो कि हाउ जॉब स्किल या जॉब से रिलेटेड, जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो एबिलिटी चाहिए, जो नॉलेज चाहिए या जो स्किल सेट चाहिए वो कितना है इंडिविजुअल के पास। ठीक है, तो एक तो नॉलेज की बात कर रहा है, स्किल्स की बात कर रहा है, वो उसको हम बोले एक तरह का मैच्योरिटी, जिसको हम जॉब मैच्योरिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट ऑफ नॉलेज है, एलिजिबिलिटी है, वो सब है, तो उसको हम जॉब मैच्योरिटी कहते हैं। एंड दूसरा होता है साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी। साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी मतलब आपके पास सब कुछ है, ये तुम्हारे पास, तुमको सब मालूम है कि ये काम अगर हमको करना है तो हम कैसे करेंगे, कि एक ही तरीका नहीं, तुमको उस काम को करने का 100 तरीका मालूम है। जो सबसे इजीएस्ट तरीका होगा वो भी तुम जानते हो कि क्या तरीका है कि सबसे इजी वे में हम इस काम को परफॉर्म कर सकते हैं। बट देन द अदर थिंग विच इज इम्पोर्टेंट इन सबऑर्डिनेट्स मैच्योरिटी इज विलिंगनेस। आपकी इच्छा है काम करने की, नहीं। देखो, जब काम करने की इच्छा होती है तो हम कितने इंथुसियास्टिक फील करते हैं, कितना भी अनफेवरेबल कंडीशन हो हम काम करना नहीं बंद करते, बिकॉज अंदर से इंथुसियाज्म है हमारे अंदर उस काम को लेके, उस गोल को लेके या उस लीडर को लेकर के जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, राइट। तो उसको हम एंथुसियाज्म कहेंगे, और ये विलिंगनेस या ये एंथुसियाज्म जो है ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है। अगर दोनों ही है, जॉब मैच्योरिटी भी है एंड विलिंगनेस भी है, तब तो सोने पे सुहागा। फिर तो ऐसे सबऑर्डिनेट्स से बहुत अच्छे तरीके से हम काम ले सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ विलिंगनेस है एंड जॉब एबिलिटी नहीं है तो भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। और सिर्फ जॉब एबिलिटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विलिंगनेस है, तो सिर्फ विलिंगनेस से बहुत कुछ नहीं हो सकता। हाँ, ट्रायल एंड एरर जरूर हो सकता है, एफर्ट जरूर लगाया जा सकता है। तो हर्सेज एंड ब्लैंकार्ड सिचुएशनल मॉडल का जो दो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने लायक है वो ये है कि इसमें दो इम्पोर्टेंट फैक्टर है। एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है लीडरशिप स्टाइल्स, कि लीडरशिप स्टाइल में लीडर कौन सी स्टाइल्स को यूज करता है, एंड दूसरा है मैच्योरिटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स। ये दोनों पॉइंट तो समझ में आ गया ना। लीडरशिप स्टाइल तो अब तक हम लोग बहुत देख चुके हैं। नॉर्मली ये 4 लीडरशिप स्टाइल्स ही हैं जो यहाँ पर मैंने नीचे लिखा हुआ है। चलो एक एक करके आते हैं। पहले लीडरशिप स्टाइल को हम समझेंगे कि ये लीडरशिप स्टाइल जो है इनको भी दो अलग अलग कंसिडरेशन पे बांटा गया, तो 2 डायमेंशन इसमें फाइंड आउट किए गए।
एक डायमेंशन है रिलेशनशिप बिहेवियर। रिलेशनशिप बिहेवियर की जब भी हम बात करेंगे, हम सोशल रिलेशनशिप की बात करेंगे कि हम अपने सबऑर्डिनेट से या फिर यू कहो कि एक फैकल्टी अपने स्टूडेंट से कितना ज्यादा आपसी म्यूचुअल लेवल पे कनेक्टेड है, कितना ज्यादा वो अपने स्टूडेंट्स को समझता है और कितना ज्यादा स्टूडेंट्स उनको समझ सकता है, उनकी बातों को फॉलो कर सकता है। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट एकेडमिकल बैकग्राउंड में ही नहीं, कि पर्सनल बैकग्राउंड में भी आप कैसे अपने आप को कनेक्ट करते हो। सर्टेन टीचर्स, मुझे जैसे अपने स्टूडेंट लाइफ का याद है कि सर्टेन टीचर जो हमारे होते थे हमारे कॉलेज में, उनका इमेज आज तक हमारे एकदम एकदम इम्प्रिंटेड है। जब भी मैं वो सब्जेक्ट का नाम लेती हूँ ना, तो वो टीचर मेरे दिमाग में आ जाते हैं बिल्कुल से, क्योंकि इतना ज्यादा इम्प्रेसिव उनका जो लेक्चर होता था या जिस तरह से वो डिलीवर करते थे या जो एग्जाम्पल्स वो देते थे, उससे इतना ज्यादा इम्प्रेशन उनका स्ट्रांग पड़ता था कि ये क्या कहते हैं, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स नाम लो तो इकोनॉमिक्स के उस टीचर के एकदम इम्प्रिंट हो जाना, उनका दिमाग में इमेज आ जाना। तो इस तरह से जब हम एसोसिएट करते हैं किसी सबऑर्डिनेट्स के साथ या किसी कलीग्स के साथ जिनके साथ हमको काम करना है, तो दिस शोज relationship behavior. This shows कि how much we are strongly associated with that particular individual या followers. तो एक तो रिलेशनशिप की बात करता है कि आप अपने सबऑर्डिनेट से कितने अच्छे तरीके से घुल मिल सकते हैं या कितने अच्छे से उनको समझ सकते हैं और उनके नीड्स को पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड तो ये सोशियो इमोशनल सपोर्ट की बात होती है। एंड दूसरा हो गया टास्क बिहेवियर। टास्क बिहेवियर इज अगेन गोल के प्रति ज्यादा डेडिकेशन, परफॉर्मेंस से ज्यादा लेना देना, इंडिविजुअल से कोई मतलब नहीं, उसका परफॉर्मेंस कैसा है इस चीज से आपको ज्यादा मतलब है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट दिस इज सेइंग टास्क बिहेवियर। अब काम तो करना ही है, काम आप कैसे करते हैं दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सिर्फ आप टास्क को इम्पोर्टेंस देते हैं तो इट कैन बी सेड कि आप बहुत ज्यादा डेली कह सकते हैं कि आप बहुत ज्यादा टास्क ओरिएंटेड है। तो ऑटोक्रेटिक भी आप हो सकते हैं, सपोर्टिव भी हो सकते हैं, डिफरेंट लीडरशिप मॉडल आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप कहेंगे कि आप रिलेशनशिप को भी इम्पोर्टेंस देते हैं टास्क के साथ, तो वैसे ऑर्गेनाइजेशंस में जो लेवल ऑफ सुपरविजन या कंट्रोल है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आपने क्या किया है, एक तरह से ट्रस्ट किया है आपने जूनियर्स पे, उनको थोड़ा सा एम्पावर किया है अथॉरिटी दे करके, और थोड़ा सा उनको फ्रीडम फ्लेक्सिबिलिटी दिया है कि आप अपने हिसाब से इस काम को परफॉर्म करिए, वी ट्रस्ट यू। इस तरह के जगह में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कहीं ना कहीं ज्यादा चला जाता है सबऑर्डिनेट्स के पास, और वहां सबऑर्डिनेट ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए काम को अच्छे से परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगेन ये जो स्टाइल है जो अब जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, वो वहीं पर संभव है जहां पर जो इम्प्लॉयज है वो रिस्पॉन्सिबल हो, वो समझदार हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लायक हो। जहाँ पे इमेच्योर एम्प्लॉयज हैं, जहाँ पे एम्प्लॉयज ही इस तरह से कि नहीं हमको बता दीजिए हमको क्या करना है, बस हमको अपने उतने काम से मतलब है, बाकी का चीजों की जिम्मेदारी मैं नहीं देता हूँ। इस तरह के अगर एटीट्यूड हो फॉलोअर्स का, तो वहां पे आप उनको उनके साथ पार्टिसिपेटिव स्टाइल या फिर दूसरा बहुत ज्यादा कॉर्डियल स्टाइल में कॉलेजियल पैटर्न को फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर और बिहेवियर ऑफ द सबऑर्डिनेट्स जो लीडर के अपने हाथ में नहीं है। तो अभी हम दो बिहेवियर्स की बात करेंगे, रिलेशनशिप बिहेवियर जहाँ पे सबऑर्डिनेट्स के साथ किस तरह के रिलेशंस मेंटेन रखता है लीडर, वो होता है, और दूसरा टास्क बिहेवियर की टास्क के प्रति कितना डेडिकेशन है, सबऑर्डिनेट से हो ना हो लेकिन टास्क को कंप्लीट कराने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अब इन टू डायमेंशंस पे अगर हम देखेंगे तो ये टू डायमेंशंस को बेसिस रख करके हम 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल को इसने भी रिकॉग्नाइज किया। इसने भी यानी कि किसने? हर्षी लिंकर्ट। हाँ, हार्सिस एंड ब्लैंकर्ड ने इन 4 तरह के लीडरशिप स्टाइल को उन लोगों ने क्या किया, रिकॉग्नाइज किया। जिसमें पहला है डेलीगेटिंग स्टाइल, डेलीगेट करना यानी काम को पास ऑन करना। तो यहाँ काम को पास ऑन करने के साथ सर्टेन लेवल ऑफ अथॉरिटी भी पास ऑन की जाती है। डेलीगेटिंग स्टाइल में लो टास्क एंड लो रिलेशनशिप बिहेवियर, मतलब इस तरह के जो लीडर्स होंगे ना ही वो अपना टाइम और एफर्ट रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने में खर्च करेंगे, और ना ही वो अपना टाइम एंड एफर्ट गोल को अचीव करने में खर्च करेंगे। वो करेंगे क्या, तो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो काम को परफॉर्म करने की है, टास्क को खत्म
खत्म करने के लिए वो दे देंगे किसको, अपने सबऑर्डिनेट्स को, और अपना पल्ला झाड़ लेंगे। तो इस तरह के लीडर्स के लिए जरूरी है कि उनके जो फॉलोअर्स है वो उनकी जो मैच्योरिटी लेवल वो काफी हाई होनी चाहिए। अगर वो हाई लेवल के उनके फॉलोअर्स नहीं है तो फिर इस तरह का अगर कोई डेलीगेटिंग स्टाइल फॉलो करता है तो काम को बिल्कुल अचीव नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर फॉलोअर्स या सपोर्टर्स अगर डेडिकेटेड नहीं है, मैच्योर नहीं, मैच्योर इन द टर्म्स ऑफ कि उनको प्रॉपर ज्ञान है कि काम कैसे करना है, एंड डेडिकेटेड वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति या अपने काम के प्रति, तभी वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को होल्ड ऑन कर सकते हैं। अदरवाइज डेलीगेटिंग स्टाइल यूजलेस हो जाएगा। ठीक है, बट देन लो रिलेशनशिप एंड लो टास्क बिहेवियर शोइंग डेलीगेटिंग स्टाइल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पर है पार्टिसिपेटिंग स्टाइल। पार्टिसिपेटिंग स्टाइल का मतलब होता है कि यहाँ पर टास्क का जो ओरिएंटेशन है वो अभी भी लो है, बट रिलेशनशिप का जो ओरिएंटेशन है वो काफी हाई है। तो यहाँ पर जो लीडर्स होते हैं दे गिव एम्फेसिस ऑन पार्टिसिपेशन और कंसल्टेशन विद फॉलोअर्स। वो अपने फॉलोअर्स को काफी हर एक जो वर्क रिलेटेड जो भी डिसीजंस होगा उसमें उनको बोलेंगे कि आप अपने डिसीजंस या अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए। इस तरह के मैनेजर पार्टिसिपेटिंग स्टाइल को इसलिए यूज करते हैं ताकि इनके जो फॉलोअर्स हैं वो मॉडरेट फॉलोअर्स भी हो सकते हैं। मॉडरेट मतलब सुलझे हुए, जिनको मालूम है कि काम को कैसे करना है और जो थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सोल्जर करने के लिए तैयार रहते हो। तो इस तरह के मॉडरेट फॉलोअर्स के साथ भी साथ ही साथ जो न्यू हॉर्न्स है, जो ग्रीन हॉर्न्स है, जो अनएक्सपीरियंस्ड फ्रेशर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है पार्टिसिपेटिंग स्टाइल में। इसलिए नहीं क्योंकि वो मैच्योर है, बल्कि इसलिए क्योंकि अगर उनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है तो उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए उनको पार्टिसिपेटिंग स्टाइल में इंक्लूड किया जाता है, ताकि वो देखे कि उनके सीनियर्स या जो उनसे बड़े जो भी सीनियर लेवल के जो उनके बॉसेस हैं वो किस तरह से पार्टिसिपेट करता है और उनको आगे इस तरह से पार्टिसिपेट करना चाहिए। हाँ, अगर उनको कोई डिफिकल्टी है काम को करने में तो उस डिफिकल्टी को भी वो डिस्कस कर सके, ताकि उस डिफिकल्ट सिचुएशन को खत्म कैसे किया जाए ये भी बाकी के जो लोग हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में या उस ग्रुप में वो उनकी मदद कर सके कि तुम ये इस तरह का फॉलो करो वे, तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। इसलिए ये दिस पार्टिसिपेटिंग स्टाइल इज यूजफुल वेयर फॉलोअर्स आर मॉडरेट टू अनएक्सपीरियंस। दोनों ही केसेस में पार्टिसिपेटिंग स्टाइल यूज किया जा सकता है। द नेक्स्ट वन इज सेलिंग स्टाइल। सेलिंग स्टाइल का मतलब कि जो भी आइडियाज है, यहाँ पे हाई टास्क के प्रति भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा लीडर्स का, टास्क भी उनको अचीव करना है, एंड रिलेशनशिप से भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, यानी उनको काफी मोटिवेटेड, एक्सट्रीमली मोटिवेटेड जो उनके फॉलोअर्स है वो उनको चाहिए। तो जहाँ पे मोटिवेशन वहीं पे हाई रहेगा जहाँ पे आपके रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे। अदरवाइज आप कितनी भी सैलरी या पर्क या बेनिफिट्स दो, लेकिन मोटिवेशन हाई नहीं करता है ये सारे फैक्टर्स सर्टेन पॉइंट पे। अभी तुम लोगों को लगता होगा कि पीपल वर्क फॉर सैलरी, बट नहीं, कुछ टाइम के बाद पीपल डजंट वर्क ओनली फॉर सैलरी। ठीक है, पीपल सैलरी के साथ साथ बहुत कुछ ऐसा है जिसके लिए काम करते हैं। कई लोग सेटिस्फेक्शन के लिए काम करते हैं, कई लोग अपने अपने आप को मेंटली चैलेंज करने के लिए कि मैं और कौन कौन से जो ऐसे डायमेंशन है, जो ऐसे अचीवमेंट्स है जिनको मैं अचीव कर सकता हूँ, तो उस चीजों को अचीव करने के लिए काम करते हैं। तो सर्टेन लेवल के बाद जो पैसा होता है वो बहुत माइनर सी चीजें हो जाती है। वो तो ठीक है, जब हम स्टार्ट करते हैं तो पैसे के लिए करते हैं, जब करियर की शुरुआत होती है तो पैसे के लिए होती है, लेकिन जब हम पैसा कमाने लगते हैं तो सर्टेन टाइम के बाद पैसा एक ठीक ठाक चीज हो जाती है कि ठीक है हम काम कर रहे तो गिव एंड टेक तो है ही है, लेकिन देर यू हैविंग रिस्पेक्ट और नॉट, यू हैविंग फ्लेक्सिबिलिटी और यू हैविंग फ्रीडम, ऑटोनॉमी, आपको अपने तरीके से काम करने की इजाजत है कि नहीं है, ये सब चीजें भी बहुत मैटर करने लगता है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो सेलिंग स्टाइल में ये होता है कि जो लीडर्स होते हैं वो अपने आइडियाज को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं अपने फॉलोअर्स के सामने, उनको ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये जो डिसीजन है या ये जो आइडियाज हमने यूज किया है, अडॉप्ट किया है, वो क्यों किया है। तो ये अगेन मॉडरेट फॉलोअर्स के साथ भी किया जा सकता है, और नॉर्मली वैसे फॉलोअर्स के लिए सेलिंग स्टाइल यूज किया जाता है। सेलिंग स्टाइल मतलब उनको कन्विंस करना, उनको तैयार करना कि इसी तरीके से काम करो, ये तरीका ही बेहतर तरीका है। तो ये कन्विंस करने के लिए वैसे फॉलोअर्स जो
एबिलिटी तो जिनमें होती है, बहुत सी जगह तुम देखोगे, ये मिल जाएंगे तुमको अपने आसपास भी ऐसे लोग जिनमें काम को परफॉर्म करने की एबिलिटी तो बहुत होती है, नॉलेज तो बहुत होता है, लेकिन वो काम करना नहीं चाहते। वो बोलते अरे अगर इतने ही पैसे में 14 घंटा काम करो, इतने पैसे में ही अगर 10 घंटे काम करो तो हम क्यों 14 घंटा काम करें। तो जब इस तरह का माइंडसेट अपने ही एम्प्लॉयज का हो जाता है, फॉलोअर्स का हो जाता है कि हम क्यों मेहनत करें, हम क्यों ज्यादा एफर्ट लगाए, तो वैसे फॉलोअर्स को इनकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, उनको मनाने के लिए कि आप कैसे काम को कर सकते हैं, कन्विंस करने के लिए सेलिंग स्टाइल अडॉप्ट किया जाता है। यानी दोज फॉलोअर्स who having ability but who don't want to परफॉर्म द जॉब, वो अनविलिंग होते हैं, अनमनी होते हैं काम करने में, वो चाहते हैं चलो दिन कट रहा है बस हो गया, दिन कट रहा है और सैलरी मिल रहा है और हमको कुछ नहीं करना। तो इस तरह के लोगों को कन्विंस कर, क्योंकि ये एबल कंप्लीटली एबिलिटी इनमें बहुत ज्यादा है, तो इस तरह के जो नॉलेजेबल वर्कर्स होते हैं, इनसे ऑर्गेनाइजेशन इनको हटाने से पहले 100 बार सोचती है, क्योंकि इस तरह के एम्प्लॉयज हमेशा असेट्स होते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और असेट्स के बारे में बहुत बार सोचा जाता है कि इन पर किस तरह का एक्शन है। तो हमेशा हर एक कंपनी पहले इस तरह के लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करती है, ठीक है, उनको मोटिवेट करके उनसे काम लेने की कोशिश करती है। उनको पता होता है ये कर सकता है, थोड़ा सा इसको पुश किया तो ये सारा काम कर सकता है क्या कि ये काम करना नहीं चाहता है। तो इस तरह के लोगों को आइडेंटिफाई करके सेलिंग स्टाइल यूज किया जाता है, जहाँ पे रिलेशनशिप भी हाई रहता है एंड टास्क भी हाई रहता है। एंड देन अगेन टेलिंग स्टाइल, जहाँ पे बार बार, जहाँ पे सुपरविजन भी एक्सेस करना पड़ेगा, बार बार इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, क्लोजली सुपरविजन की जरूरत पड़ेगी। ये टेलिंग स्टाइल में ठेलागारी समझते हो ना, ठेल ठेल कर, जैसे कई पेरेंट्स अपने बच्चे को ठेल ठेल कर पढ़ाते हैं, हाँ, ये वो टेलिंग स्टाइल हो गया। ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत बार काम लेने के लिए एक जो उनके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, जो फॉलोअर्स होते हैं या एम्प्लॉयज होते हैं, उनसे काम करवाने के लिए ये सब करना पड़ता है कि बार बार उनको गाइडलाइंस दिए जाते हैं, बार बार उनको इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं, एंड देन उनको क्लोजली सुपरवाइज करना पड़ता है कि ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अभी बोले जाने के बाद भी काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये जो एकदम फ्रेशर्स होते हैं, इनको एक्चुअली क्लोज मॉनिटरिंग की जरूरत होती है और एक्स्ट्रा गाइडलाइंस की जरूरत होती है। जब हम ही लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन शुरू में ज्वाइन किया था, तो हर एक चीज से पहले पूछते थे, सर ये ठीक है, सर ये ठीक है, अच्छा ये देखिए यहाँ पे एंटर करूं, मीन्स की एक एक स्टेप पे पूछना होता है कि कोई गलती ना हो जाए, कहीं कोई गलती ना हो जाए, ठीक है। तो होता है ऐसे नए नए जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो नया नया काम हैंडल करना शुरू करते हैं या न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनको मिलती है, तो वो एटलीस्ट अपना परफॉर्मेंस भी अप टू द लेवल रखने के लिए, और खराब उनके काम में ज्यादा गलतियां ना हो जाए, तो क्या करते हैं, ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं अपने सीनियर्स पे। तो ये टेलिंग स्टाइल करते हैं। तो अगेन अब ये चारों स्टाइल है लीडर्स, इन चारों स्टाइल में अब लीडर्स के पास जो जैसा